तो करते हैं हम लोग स्टार्ट। कंपनी, वापस आपको ये बताना चाहूँगा, कंपनी एक चैप्टर नहीं है, एक पूरी यूनिट है। इस यूनिट में चैप्टर कितने हैं मैं आपको बताऊँ। इशू ऑफ शेयर एक चैप्टर है, इशू ऑफ शेयर्स के बाद में एक चैप्टर आपका कंपनी अकाउंट्स के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स है, एक आपका इशू ऑफ डिवेंचर है और एक आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है। तो ये एक नहीं है, 4 चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसमें आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स कॉमा फोरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर। हिंदी में लिखेंगे आप अंशों का निर्गमन कॉमा हरण एवं पुनर्निर्गमन। अंशों का निर्गमन कॉमा हरण एवं बोलो पुनर्निर्गमन, ठीक है। हेडिंग लगानी है आपको इशू ऑफ शेयर्स, यहां हम लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कॉमा फोर फीचर एंड री इशू, इशू ऑफ शेयर्स कॉमा फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इशू ऑफ शेयर्स कॉमा फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। करते हैं। सबसे पहले अपन इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखेंगे, प्रैक्टिकल नज़रिए से देखेंगे। आप लोगों का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके सिलेबस में ना, बिजनेस आप लोग फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में बिजनेस पढ़ोगे। बिजनेस में आपको पता हो तो एक चैप्टर है आपका कंपनी के नाम से। बिजनेस में जब आप बिजनेस का सिलेबस देखोगे तो आपको कंपनी का एक नहीं, सीनियर लेवल में देना। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। देखो ये रहा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दिख रहा है आपको। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये आपको पढ़ा दिया विपिन सर ने, ठीक है। तो इसमें आपको विपिन सर ने कंपनी के प्रकार बताए होंगे ना, इसमें आपको विपिन सर ने कंपनी के टाइप बताए होंगे ना। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, होल्डिंग क्या होती है, सब्सिडरी क्या होती है ना, 1% कंपनी क्या होती है, ये आपको विपिन सर ने पढ़ा दिया होगा। तो मैं इसमें वापस टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मतलब मैं कंपनी में, कंपनी क्या होती है आपको पता है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक व्यक्ति होती है ना, जिसकी अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है, आई बात समझ में। इसका निर्माण कानून के तहत किया जाता है, इसका अपने अंशधारियों से पृथक अस्तित्व होता है। ये सब कुछ है ना आपको विपिन सर ने पढ़ाया है। जो बच्चे नए आए, नहीं कम से कम 3 दिन लग जाएंगे इसको रिपीट करने में, वो बैकअप में देखना पड़ेगा आपको। ये बिजनेस का मैं प्रैक्टिकली लूँगा, ठीक है, कि 2-3 दिन फालतू में क्यों बिगाड़ूंगा इस चीज़ के लिए। वो चीज़ पढ़ा दी है और आपके पॉइंट्स देख रहे हो। ऑनलाइन भी वो बच्चों का हो गया तो उनका भी समय खराब हो जाएगा। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अराउंड 300-400 बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उनका टाइम खराब हो जाएगा क्योंकि वो पढ़ लिया उन्होंने। थियरी है, थियरी पार्ट है, आप रिकॉर्डेड देखना। उसमें अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो ये होगी बात। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपका क्या क्या कवर हो चुका है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, कंपनी की परिभाषा आपको विपिन सर ने बता दी है, कंपनी के प्रकार आपको विपिन सर ने बता दिए हैं। कंपनी कितने प्रकार की होती है, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, उसमें कितने सदस्य होते हैं, निजी कंपनी में कम से कम कितने लोग होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने होते हैं, अधिकतम कितने होते हैं, 1% कंपनी क्या होती है, वैधानिक कंपनी क्या होती है, सहायक कंपनी क्या होती है ना। ये सब आप लोगों को बता दिए गए हैं, ठीक है। तो ये अपना है ना, ये वाला पार्ट तो बहुत मोटा क्या होता है खत्म। मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ डायरेक्ट किससे, इशू ऑफ शेयर से। तो समझिए गाइस कि ना हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। देखो बेसिकली व्यापार करने के 3 तरीके होते हैं, बिजनेस को करने के 3 तरीके होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। या तो आप बिजनेस कर सकते हो एकाकी व्यापार के माध्यम से, या आप बिजनेस कर सकते हो साझेदारी के माध्यम से, या आप बिजनेस कर सकते हो कंपनी के माध्यम से। आप कोई सा भी माध्यम चुनो, बिजनेस की प्रकृति कभी माध्यम को देखते हुए चेंज नहीं होती है, प्रकृति वो की भी रहेगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि ये आरपीएससी अड्डा कोचिंग की स्थापना मान लो हमने उदयपुर सिटी में करी। तो उदयपुर सिटी में कोचिंग की स्थापना करी, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स और जूनियर अकाउंटेंट की और नेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, हम यहाँ पे क्लासेस लगाते हैं। हमारा एक ही टारगेट है कि हमारा क्षेत्र बहुत सीमित है, पर उसी सीमित क्षेत्र में हमको बहुत बड़ा काम करना है, ठीक है ना। हम ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चा सरकारी नौकरी पाना चाहता है कॉमर्स के क्षेत्र में, तो वो हमारे यहाँ पे कोचिंग करे। ये विजन लेकर हमने उदयपुर सिटी में कोचिंग चालू किया। मान लो उसका संस्थापक मैं ही हूँ, मैं ही उसका ऑनर हूँ। तो मैंने उदयपुर सिटी में चालू किया और मुझे ऑफलाइन से ज़्यादा रेस्पॉन्स ऑनलाइन में मिला, पर लेकिन धीरे धीरे मेरा ऑफलाइन भी जम गया। काफ़ी बच्चे मेरे नाम से पढ़ने आने लगे। पढ़ने आने का मतलब ही नहीं होता है, उनका रिजल्ट भी आने लगा, वो पास होने लगे, उनका सिलेक्शन हुआ। उनका जब सिलेक्शन होगा, भाई जब आप लोग यहाँ पे पढ़ने आए हो, आपको मैं पढ़ाऊँ या कोई और पढ़ाए, समझ में सब आएगा, क्योंकि अब छोटे बच्चे थोड़ी ना, मैच्योरिटी लेवल है आपके अंदर। पर लेकिन मैटर ये करता है कि मैंने जो कंटेंट आपको दिया है वही कंटेंट आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है कि नहीं। और अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया और अगर आपका सिलेक्शन लग गया, आपकी सरकारी नौकरी लग गई, तो आप अपने मित्रगणों को भी यही राय देंगे कि आप वही कोचिंग कर लीजिए, क्योंकि वो सर बहुत अनुभवी है।
तो एक बार के लिए मान लो ऐसा होने लगा, ठीक है ना, सिलेक्शन 100% तो नहीं होते किसी संस्थान में, मान लो सपोज 100 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं और 100 की 100 सीट मान लो मेरी कोचिंग से लग गई तो मेरे को भारत रत्न मिल जाएगा, आई बात समझ में, तो वो तो संभव नहीं है, पर हाँ जो एक डिजायर्ड सिलेक्शन होता है ना वो होने लग गए। तो फिर बताऊँ मैंने एक विचार किया कि यार क्यों ना मैं उदयपुर सिटी के अलावा राजस्थान के अंदर, किसके अंदर, राजस्थान में जितनी भी सिटीज़ है हर सिटी में RPSC अड्डा की स्थापना करूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि हर सिटी का बच्चा पढ़े। अब आज किसी को सीकर वाला कोई स्टूडेंट है उसको पढ़ने उदयपुर आना होता है, क्यों ना मैं सीकर पहुँचूँ, ऐसा कुछ डिज़ाइन करूँ। तो उसके लिए ये सब काम करना मेरे बस की बात अकेले की नहीं है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे मेन पावर की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत सारे पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। माना कि पैसा मैं अकेला लगाने को तैयार भी हूँ, पर मेन पावर में अकेला एक आदमी एक जगह रहकर एक ही काम कर सकता है, एक आदमी 50 जगह रह के 50 काम नहीं कर सकता। तो मुझे उसके लिए मेन पावर चाहिए। तो मैंने अपने दिमाग का यूज़ किया और मैंने सोचा एक काम करते हैं, हम साझेदारी में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने 50 जगह सेंटर ओपन किए और 50 ही पार्टनर बना लिए, हर सेंटर पे एक पार्टनर। सीकर से मेरा एक मित्र है उसको पार्टनर बनाया, झुंझुनू से मेरा एक मित्र है उसको पार्टनर बनाया, अजमेर में मेरा एक मित्र है उसको पार्टनर बनाया। ऐसे हम 50 जने क्या बन गए, पार्टनर। और RPSC अड्डा का हमने 50 जगह शाखाएँ खोल दी। तो ये हमारा व्यापार साझेदारी हो गया। पर प्रकृति क्या थी, वही पढ़ाना। कौन सा, कॉमर्स के क्षेत्र में सरकारी नौकरी। हमारी प्रकृति चेंज नहीं हुई। RPSC अड्डा को RPSC अड्डा रेस्टोरेंट में कन्वर्ट नहीं किया, आई बात समझ में, कोचिंग क्लास ही रहा। फिर हमको वहाँ से रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलने लग गया, बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स मिलने लग गया। हमने राजस्थान के जो बच्चे ना उनका ड्रीम पूरा करना चालू कर दिया। मतलब कॉमर्स के क्षेत्र में उनको सरकारी नौकरी मिलने लग गई। यूट्यूब पे भी चैनल था, तो कई अदर स्टेट से हमारे पास में क्या आया, डिमांड आया कि सर यूपी वालों के लिए भी सोचो, बिहार वालों के लिए भी सोचो, है ना, आप MP वालों के लिए भी सोचो। तो फिर हम सभी 50 पार्टनर से मिलकर डिसीजन लिया कि यार अब अपने को ये समय आ चुका है कि हमको इंडिया में जितने भी स्टेट है, हर स्टेट में जितनी भी सिटी है, हर सिटी में अपना एक सेंटर स्थापित करना है। तो वो हम 50 लोगों की बस की बात नहीं है, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा पैसा चाहिए उसके लिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए। तो उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमें कंपनी के रूप में काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि साझेदारी में लिमिटेशन होती है। जब आप साझेदारी में व्यापार करते हैं ना, तो आप कम से कम 2 व्यक्तियों के साथ व्यापार कर सकते हैं और अधिकतम साझेदारी व्यापार में 50 लोग चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं, 50 से ज़्यादा। अगर आप अपने व्यापार में किसी को साझेदार बनाओगे तो इससे क्या होगा पता है, वो इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। तो हमको क्या करना है, हमको एक ऐसा व्यापार हम ओपन कर रहे हैं जिसमें विनियोजकों की संख्या पर कोई भी पाबंदी ना हो। मतलब कितने भी लोग विनियोग कर सके, मतलब विनियोजन करने वाले जितने भी लोग होंगे, इन्वेस्टमेंट करने वाले जितने भी लोग होंगे, उन पर लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। कितने भी लोग हमारे बिजनेस में क्या करने चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। तो उसके लिए हमने हमारा मॉडल क्या चुना, कंपनी। क्या चुना बोलो, हम कंपनी के रूप में आ रहे हैं। तो कंपनी में क्या होता है, एक बार मैं बात करूं पब्लिक कंपनी की, जैसा कि आपने बिजनेस में पढ़ा होगा, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी स्थापना कम से कम 7 लोगों से की जाती है और अधिकतम इसमें कोई सीमा नहीं होती है। मतलब इसमें कितने भी सदस्यों को आप क्या बना सकते हो, ऑनरशिप दे सकते हो। जो लोग कंपनी में विनियोग करेंगे वो कंपनी के मालिक कहलाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको सिखाने जा रहा हूँ कंपनी। तो आपके दिमाग में बेस क्लियर हुआ कंपनी क्या होती है, कंपनी। अब बताओ कंपनी अपने बनाई, तो यहाँ पे कंपनी में हम क्या पढ़ेंगे पता है, कंपनी कैसे कार्य करती है, कंपनी का लाभ कैसे निकलता है, कंपनी की हानि कैसे ज्ञात होती है, वो नहीं सिखाऊंगा मैं। यहाँ पे अपन इस चैप्टर में हमारा फोकस है कि कंपनी पैसा जुटाती कैसे है, कंपनी फंड कैसे रेस करती है, कंपनी का पैसे कैसे आते हैं, मनी कैसे आती है। तो जब कोई कंपनी मार्केट में आती है ना, तो वो जनता के सामने क्या करती है, अपने आप को पेश करती है, पब्लिक के सामने अपने आप को पेश करती है, पब्लिक को अपने सारे कार्यों के बारे में बताती है, उनसे अवगत कराती है। फिर पब्लिक समझदार होते हैं, पब्लिक अगर समझदार है तो वो कंपनी के कार्य को जानते हैं, पहचानते हैं। और फिर अगर जनता को ये लग गया कि यार इस कंपनी का भविष्य बहुत उज्जवल है, मतलब ये कंपनी का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, तो फिर जनता क्या करती है, हमारे काम में इन्वेस्टमेंट करती है। देखो धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है दिमाग, उसकी आवश्यकता होती है, और एक होता है पैसा, उसकी भी आवश्यकता होती है। और अंदर की बात बताऊँ, आप ये सुन के बहुत सरप्राइज होंगे कि दोनों चीज़ें एक इंसान के पास नहीं होती है। आई बात समझ में, ये दोनों चीज़ें एक इंसान के पास नहीं मिलेगी। जैसे मान लो मैं मेरी बात करूँ तो मुझे लगता है मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत आइडिया आते हैं, पर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास में पैसे नहीं हुए, तो वो दिमाग मेरे किसी काम का नहीं है। अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपके पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है जिसकी कोई हद नहीं है। कई बार तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि आप बैंक में खाता खोलो या खुद का बैंक खोलो, इतना पैसा है आपके पास। पर लेकिन आपके पास में उस पैसे को सही तरीके से यूज़ करने के लिए क्या नहीं है, माइंड नहीं है। माइंड तो है पर बिजनेस माइंडेड होना चाहिए, बिजनेस माइंड नहीं है। तो आपका वो पैसा किसी काम का नहीं, मेरा वो दिमाग किसी काम का नहीं। फिर क्या होता है सर, फिर हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, हम दोनों को एक दूसरे की मदद चाहिए होती है।
हम दिमाग वाले लोग क्या करते हैं, प्लान बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, प्लान बना लेते हैं और आपके सामने वो पेश कर देते हैं। अब प्लान हमने बनाया क्योंकि हमारे में दिमाग था, पर दिमाग का यूज करके प्लान बना दिया, अब वो प्लान आपको दिखा दिया। अब इतना दिमाग आपके अंदर भी है कि यार ये प्लान सक्सेसफुल है कि नहीं है। और अगर आपको लगता है कि यार ये प्लान सक्सेसफुल है तो आप हमारी कंपनी में क्या करोगे, पैसा लगाओगे, पैसा डालोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे कंपनी पैसा जुटाती है। जैसे मान लीजिए हम कुछ दिमाग वाले लोगों ने कंपनी बनाई, कंपनी का नाम रखा आरके लिमिटेड। क्या नाम रखा, आरके लिमिटेड, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। आई बात समझ में? तो उस कंपनी ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट क्या बनाया, ये सारे एग्जाम्पल मेरे प्रैक्टिकल से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल अगर आपने दिमाग में बैठा लिया तो कंपनी बहुत अच्छी लगेगी आपको, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो हमने क्या प्लान बनाया, हमने एक प्लान बनाया कि हम एक कार बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वो कार जो होगी ना, ये ऐसी कार होगी जो 4 व्हीलर होगा, बहुत अच्छी बात, डीजल सेगमेंट में कार होगी, और साथ में डीजल सेगमेंट में तो गाड़ी होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गाड़ी का जो एवरेज होगा वो 1 लीटर डीजल में 100 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। ऐसी कोई कार ही नहीं बनी आज तक, पूरे संसार में नहीं बनी है, पर हम बनाएंगे। अब हो सकता है कि ये प्लान मैं अगर मेरे माँ बाप को सुनाऊंगा तो उनको लगेगा यार कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया दिखे, तो इसका दिमाग खराब हो गया। पर क्या होता है, इनोवेशन तो ऐसे निकलता है ना भाई, किसी ने बल्ब बनाया होगा तो उससे पहले जब बल्ब नहीं था तब लोग ये सोच सकते थे कि स्विच ऑन करते से बल्ब जल जाएगा। आज फेसबुक को देख लो, व्हाट्सएप को देख लो, आज पूरी दुनिया व्हाट्सएप फेसबुक पे है। तो जब ये प्लान किसी ने बनाया होगा, अपने मित्रों को सुनाया होगा, तो वो भी हंस रहे होंगे। पर आज हम सब आदी हो गए, व्हाट्सएप के भी आदी हो गए, फेसबुक के भी आदी हो गए। आज इंसान 10 मिनट भी फ्री रहता है ना तो अपने मोबाइल में खच 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 करके करता रहता है, उसका मनोरंजन होता है। आई बात समझ में? तो मैंने भी ये प्लान बनाया कि मैं एक कार बनाऊंगा जो 4 व्हीलर होगी, पहली बात तो ये, साथ में गाड़ी का जो एवरेज होगा वो 100 लीटर प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलाओ 100 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, 1 लीटर से 100 किलोमीटर। बैटरी वाली गाड़ी को भी फेल कर दिया मैंने, डीजल सेगमेंट में कार। ठीक है, तीसरी बात, गाड़ी की जो कीमत होगी ना, वो कीमत होगी मात्र 50,000। गाड़ी की कीमत मात्र कितनी होगी, 50,000। वो भी कौन सी, ऑन रोड। 50,000 ऑन रोड मिल जाएगी आपको, शोरूम प्राइस नहीं है, ऑन रोड प्राइस है 50,000, तो जिसमें एक्टिवा भी नहीं आती आजकल। आई बस में 50,000 में क्या मिलेगी आपको, कार। और सुनो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा फीचर है इस कार का, ये इस कार का जो लुक होगा वो इतना जबरदस्त होगा कि जब ये गाड़ी रास्ते में चल रही होगी ना तो अचानक से कई लोगों के ब्रेक लगेंगे, और ब्रेक लगने के बाद उनके मुंह से वो चाहे या ना चाहे एक वर्ड जरूर निकलेगा, वो है वाओ। क्या है, क्या गाड़ी है। आई बस समझ में? चाहे वो चाहे या ना चाहे उनके मुंह से निकलेगा वो वर्ड कि क्या कार है यार, कितनी सुंदर कार है, कितनी शानदार कार है। मतलब इसका लुक जो है ना वो BMW, ऑडी, फरारी जो लोग रखते हैं ना उसको ही मात कर रहा है, ऐसा लुक। अब ईमानदारी से सोचो, मान लो ये सपना नहीं हकीकत है, हकीकत है, ये प्लान वाकई में आ गया, गाड़ी बन चुकी है, गाड़ी पे रिसर्च हो चुकी है, ट्रायल हो चुका है। एक कार बनाने का हम 10-15 लोगों के पास पैसा था, वो हमने लगाया, दिमाग लगाया, हमने उसका फॉर्मूला बना लिया। अब हमको है ना ये कार हमको लॉन्च करनी है और हम चाहते हैं कि पूरे भारत के लोगों को ये कार मिले। आई बात समझ में? ईमानदारी से बताओ, अगर ये गाड़ी सक्सेसफुल निकली, हर जना कार लेगा कि नहीं लेगा? हर जना लेगा। आज आप मान लो कोई बच्चा 10th पास होगा, उसके पापा उसको ब्लैकमेल करेंगे, बेटा देख 90% बनेंगे तो मैं तेरे को, भाई हमारे पिताजी उस वक्त जमाने में साइकिल की बात करते थे, ठीक है ना, कि 90% बनेंगे तेरे को साइकिल दिलाऊंगा। पर आजकल के पापा, आजकल के बच्चे थोड़े मॉडर्न हो चुके हैं, वो डायरेक्ट ये बोलते हैं 10th में तो बेटा 90% वो बनेंगी तो तेरे को गाड़ी दिलाऊंगा, मतलब बाइक दिलाऊंगा। 12वीं में तो कार आ जाती थी। आजकल अगर देखा जाए ट्रेंड, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, अच्छे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को ये बोलते हैं बेटा आपके 97% बनाओ, 95 बनाओ, 12 पास कर लोगे हम आपको कार दिलाएंगे। आई बात समझ में? तो हर बच्चा अपने पापा से ये डिमांड करेगा मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, ठीक है ना। और उल्टा किसी के पास मान लो अच्छा खासा बजट होगा, वो 10 कार एक साथ लेगा, 5 अलग कलर की, 5 अलग कलर की और बीच में ब्लैक कलर की, पूरा उसका काफिला निकलेगा। आई बात समझ में? तो लोगों ने सपने सजा लिए यार कितनी शानदार गाड़ी है। अब मान लो ये प्लान सक्सेसफुल हो गया, आप लोगों को मैंने प्लान बताया, आपके पास अनाप शनाप के पैसे बढ़े, आप लोगों को कार में इंटरेस्ट नहीं है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरी कंपनी में पैसा लगाने में। क्योंकि आप बताऊँ क्या सोच रहे हो कि अगर ये कार आ गई तो फिर ये रुकेगी नहीं, इसकी इतनी डिमांड होगी कि सप्लाई नहीं होगी, और जब डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और सप्लाई बहुत कम होगी तो नो डाउट कंपनी बहुत प्रॉफिट में होगी। और अगर कंपनी प्रॉफिट में होगी तो अपन आज रुपया लगाएंगे तो वो रुपया भी अपना सेफ है और अपने को उस रुपये का रिटर्न भी क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो आप मेरी कंपनी में क्या करना चाहोगे, विनियोग। क्या करना चाहोगे, शाबाश। तो कंपनी के पास पैसा निकलवाने का यही तरीका होता है। ये तो मैंने आपको एक प्लान बताया, ऐसा नहीं कि मेरी कंपनी का एक अनोखा प्लान है। आपके पास में अगर पैसे हैं ना तो आप हजारों कंपनियों में विनियोग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मेरी कंपनी में विनियोग करोगे फिर मैं आपको शपथ दिलवाऊंगा कि आप शपथ लो कि आप मेरे अलावा कहीं और नहीं करोगे, ऐसा नहीं होगा। आप किसी और कंपनी के अंदर भी विनियोग कर सकते हैं, किसी और में भी कर सकते हैं। जैसे मेरी कंपनी का प्लान आपको अनोखा लगा, वैसे कई कंपनियों के प्लान अनोखे हैं। आई बात समझ में? तो होगा बताऊं क्या, जब आप मेरी कंपनी में विनियोग करोगे ना तो आप मेरी कंपनी के मालिक बन जाओगे। क्योंकि बिजनेस में जो इंसान पैसा लगाता है वो उस व्यापार का मालिक होता है मालिक।
अब होगा बताऊं क्या, कि जब आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे ना, तो मैं आपको उसके बदले में क्या दूंगा, शेयर्स। क्या दूंगा, शेयर्स दूंगा। तो आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आपको मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको मेरी कंपनी के शेयर्स लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे सर? वो कितने लेने पड़ेंगे, जितनी आपकी बस की बात है, आपको जितना विनियोग करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी को पूरा करने के लिए, उस कंपनी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक बार के लिए मान लो कि मेरे को है ना 10,000 शेयर्स इशू करने हैं। मान लो ना एक बार, कितने, दर की रेट मान लो 10 रुपए, बोलो कितने रुपए, 10 रुपए। मतलब एक बार के लिए मान लो कि 10,000 शेयर्स बिक जाए और हर शेयर के 10-10 रुपए के हिसाब से मुझे पैसे मिल जाए, तो मैं वो फैक्ट्री भी बना लूंगा, कंपनी का कार्य भी चालू कर दूंगा, कारें भी बना लूंगा और कारें मैन्युफैक्चर भी हो जाएगी। मान लो, अब मान लो इन मैडम को इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है, इनके पास मात्र 500 रुपए। कितने रुपए? अभी 500 रुपए मेरी कंपनी में लगाना चाहते हैं तो लगा दे। अगर इनको 500 रुपए लगाने हैं तो ये मेरी कंपनी के 50 शेयर लेंगे। आपको मेरी कंपनी के 50 शेयर के लिए आवेदन करना होगा। अगर तुमको 1000 रुपए इन्वेस्ट करने तो तुम मेरी कंपनी में 100 रुपए के लिए, 100 शेयर के लिए आवेदन करोगे। तुमको 5000 शेयर्स चाहिए, मान लो किसी के पास बहुत अच्छा पैसा है, वो 5000 शेयर्स चाहता है, तो अगर आपको 5000 शेयर्स चाहिए तो आपके पास कम से कम 50,000 रुपये होने चाहिए, तो आप मेरी कंपनी में 5000 के लिए आवेदन करोगे। तो हर जना कंपनी में आवेदन करेगा शेयर्स को लेने के लिए। किसको लेने के लिए? शेयर्स को लेने के लिए। तो कंपनी क्या करती है, जब शेयर्स का ऑफर लेके आते हैं ना पहली बार, तो उस ऑफर को आईपीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आपको थीम क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हाउ टू अरेंज फंड बाय कंपनी, मतलब कंपनी फंड कैसे अरेंज करती है, कंपनी की तरफ फंड को रेस कैसे किया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा साधन, पहला साधन क्या है कि कंपनी अगर फंड को रेस करेगी तो उसके लिए कंपनी के द्वारा अंशों का निर्गमन किया जाता है, शेयर्स को इशू किया जाता है। जैसे कंपनी के तरह तरह के टाइप्स है ना, वैसे शेयर्स के भी टाइप्स होते हैं। शेयर्स वैसे दो तरह के होते हैं, एक तो होता है समता अंश और एक होता है पूर्वाधिकार अंश। एक तो होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस। चाहे आप इक्विटी शेयर की बात करो, चाहे आप प्रेफरेंस की बात करो, दोनों का निर्गमन करने का तरीका सेम है। इसलिए आपके सिलेबस में लिखा हुआ है इशू ऑफ शेयर्स और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं है, बताऊं क्यों? क्योंकि वो उसमें बात बराबर है। चाहे आप इशू ऑफ इक्विटी शेयर पढ़ो या इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ो, एक ही बात है। जैसे हम इक्विटी शेयर को इशू करते हैं, वैसे ही किसको इशू करेंगे? प्रेफरेंस को। आई बात समझ में? तो दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक तो इक्विटी और एक प्रेफरेंस। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, कॉमन पढ़ते हैं इक्विटी के बारे में। किसके बारे में? बस ये मान के चलना, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में एक नोट लिखवा दूंगा कि सेम प्रक्रिया पूर्वाधिकार के लिए भी लागू है। तो समझ जाना प्रेफरेंस शेयर का इशू भी क्या हो जाएगा, खत्म। आई बात समझ में? तो अब देखो, जो अपन समझने वाले हैं, जो अपन पढ़ने वाले हैं, देखिए अगर हम बात करें इशू ऑफ शेयर्स की, अगर हम बात करें इशू ऑफ शेयर्स की, तो कंपनी की तरह शेयर्स को दो तरह से इशू किया जाता है। एक कोई कंपनी जो होती है, एक बात और भी आपको पता होनी चाहिए कि हमारे इंडिया में कंपनी के लिए अलग से लॉ बना हुआ है और उस लॉ का नाम है कंपनी एक्ट 2013। पहले 1956 हुआ करता था, अब वो 2013 हो गया। समझ गए? तो कंपनी के द्वारा जब शेयर्स को इशू किया जाता है तो कंपनी दो तरह से शेयर्स को इशू कर सकती है। अब सर वो दो तरीके कौन कौन से हो गए? तो दो तरीके हो गए, एक तो है इशू ऑफ शेयर्स, एक तो है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। एक तो इशू ऑफ शेयर बोलो क्या, फॉर कैश, मतलब कंपनी नकद के लिए अंशों का निर्गमन करेगी। मतलब मैं कंपनी हूं, हमेशा इस पूरी पिक्चर में कंपनी में रहूंगा, आप पब्लिक रहोगे। मैं कंपनी हूं, मैं आपके सामने शेयर्स का ऑफर लेकर आया, आपको ऑफर जमा, आपने अपना मन बनाया कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स लेंगे, तो जितने शेयर्स आपको चाहिए उसके लिए आपको आवेदन करना है। आवेदन के वक्त आप मुझे पैसा जमा कराओगे। अगर मैं आपको शेयर्स दे रहा हूं और बदले में आपसे नकद ले रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। मतलब मैंने शेयर्स को इशू किया किसके बदले में, कैश के बदले में। बोलो आया समझ में? उसके बाद एक होता है इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसका मतलब क्या हो पता है? हमने अंशों का निर्गमन किया, हमने शेयर्स को इशू किया, मैं आपको शेयर इशू कर रहा हूं, पर बदले में कैश नहीं ले रहा, उसके अलावा कुछ और दे रहा हूं। अब सर उसके अलावा कुछ और क्या? जैसे मान लो मैंने आपसे कोई संपत्ति खरीद ली, आप मान लो विक्रेता हो, आप वेंडर हो, है ना,
आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, माल बेचते हो, आपके लिए तो माल है, पर जो माल आप बेच रहे हो ना वो मेरे लिए संपत्ति है। क्या है बोलो? मान लो आप मशीन के बहुत बड़े विक्रेता हो, आप फर्नीचर के बहुत बड़े विक्रेता हो, आप प्लांट के बहुत बड़े विक्रेता हो, है ना। तो मैं आपके सामने आया और आपसे मैंने कुछ संपत्ति खरीदी मेरी कंपनी के लिए। आपके लिए माल है पर मेरे लिए क्या है, संपत्ति। तो बदले में आप मेरे से पैसे लोगे ना भाई। अगर मैंने आपसे 1 लाख का फर्नीचर लिया तो आपको बदले में 1 लाख रुपए नकद चाहिए। आई बात समझ में? जब मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं आरके लिमिटेड से हूं, क्या आप हमारी कंपनी में विनियोग करना चाहते हैं, और मान लो आपने गलती से बोल दिया कि हम तो काफ़ी सालों से सोच रहे हैं कि काश हम भी इस कंपनी में विनियोग करें, पर लेकिन हमको मिलता ही नहीं है मौका। जब भी शेयर्स के लिए आवेदन करते हैं तो हमारे आवेदन ही रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि पब्लिक ही इतनी सारी होती है। ये तो वही बात हो गई कि पिक्चर देखने गए, 100 सीटें दी और पब्लिक खड़ी है सामने 1000। आई बात समझ में? तो 1000 होने से कोई मतलब नहीं, पिक्चर 100 ही लोग देखेंगे। तो हम हमेशा लेट हो जाते हैं। इतना सोचते थे काश हमको भी इस कंपनी क्या मिले, शेयर। आप तो हमारे लिए भगवान का रूप हो अगर आप ये बोल रहे हो कि आपको आरके लिमिटेड क्या चाहिए, शेयर। बिल्कुल चाहिए। तो अब मैं आपको ऑफर दे दूंगा कि देखिए मैडम, मैंने आपसे 1 लाख का फर्नीचर लिया है, अब आप बताओ हमारी कंपनी में कितना विनियोग करना चाहते हो। कि सर मैं ना 50,000 रुपये विनियोग करना चाहती हूँ। कितना विनियोग करना चाहती हूँ? 50,000 विनियोग करना चाहती हूँ। 50,000 रुपये। हेलो, मैं 50,000 रुपये क्या करना चाहती हूँ साहब, विनियोग। तो ठीक है साहब, 1 लाख रुपए का मैंने आपसे फर्नीचर लिया, 50,000 तो मैं आपको नकद दे देता हूँ और बाकी 50,000 रुपए के मैं आपको शेयर्स दे देता हूँ। तो इसे बोलते हैं इशू करना शेयर्स को, कंसिडरेशन अदर देन कैश। अरे बोलो आया? सेकंड, मान लो आप कंपनी के प्रमोटर्स हो। प्रमोटर का मतलब होता है कंपनी के प्रवर्तक, जो कंपनी को बनाने का, निर्माण करने का कार्य करते हैं, है ना। अब मान लो आप सब प्रवर्तक है, आप कंपनी के प्रमोटर है, तो आप ऐसे तो नहीं बने प्रमोटर, आप अपनी सेवाओं के बदले मेरे से पारिश्रमिक लोगे, रेम्यूनरेशन लोगे। तो अगर मान लो मैंने आपको रेम्यूनरेशन के मतलब पारिश्रमिक के रूप में नकद ना देकर आपका जितना भी बनता है उतनी वैल्यू के अगर आपको शेयर्स दे दूं तो क्या दिक्कत है? हाँ, उसके लिए एग्री आप होने चाहिए हो। मैं आपकी गर्दन पकड़ के आपको शेयर नहीं दे सकता, मतलब डरा धमका के आपको शेयर्स नहीं दे सकता। आपका भी मन होना चाहिए कि हाँ यार, इस कंपनी के शेयर्स हमको मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप यस करते हो तो मैं आपको, आपने जितना भी आपका अमाउंट बनता है उसके बदले में मैं आपको क्या दे दूंगा, शेयर्स। तो ये भी एग्जांपल किसका हो गया, कंसिडरेशन अदर देन कैश। और उसके बाद अंडर राइटर्स, आगे समझाऊंगा अंडर राइटर्स का मतलब क्या होता है। अभिगोपक जिसे बोलते हैं, कोई भी कंपनी जब नई नई बाजार में आती है और जब पहली बार पब्लिक इशू लेके आती है, मतलब पहली बार जब ऑफर लेके आती है ना, तो एक सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी कहती है कि अगर आप पहली बार अंशों का निर्गमन कर रहे हो तो कम से कम 90% अंश, 90% अंश पब्लिक के द्वारा खरीदने चाहिए, मतलब पब्लिक उन्हें खरीदनी चाहिए कम से कम 90। मतलब आपको 90% आवेदक भी नहीं मिले ना इन केस, और उससे कम मिल गए, तो फिर आप कभी भी उनको शेयर्स इशू नहीं करोगे। उल्टा जिनसे पैसा ले लिया ना आपने, उनको पैसे आपको लौटाने पड़ेंगे। आई बात समझ में? मेरी बात समझ रहे हो कि समझ रहे हो? मान लो मैंने एक बैच चालू करी, उसमें 100 बच्चों की सीट है। मेरी कोचिंग का नियम है कि 90 बच्चे हो जाएंगे ना तो ही क्लास पढ़ाऊंगा, उससे कम हो जाएंगे तो एक को भी नहीं पढ़ाऊंगा। अब वो 90 बच्चों का मैं अचानक से वेट नहीं करता, 1 महीने का बच्चों का टाइम होता है। आपको अगर फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की तैयारी करनी है, मेरे से पढ़ना है, मेरी कोचिंग पे आए, आवेदन करें, 1000 रुपये जमा कराए। कितने रुपये जमा कराए? 1000। 1 महीने बाद हम आपको रिजल्ट बताएंगे। अगर मेरे को 90 बच्चे मिल जाते हैं तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगा कि बैच चालू हो गई है, कल से आ जाना रिमेनिंग फीस लेके। और अगर इनकेस 90% बच्चे नहीं होते हैं तो मैं आपको फ़ोन करूंगा कि साहब बैच चालू नहीं हो रही है, आप कल आना और अपना पैसा वापस ले जाना। तो आपको क्या दिक्कत है? आई बात समझ में? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मेरी क्वालिटी तभी दे पाऊंगा जब मेरे पास 90 बच्चे होंगे। आई बात समझ में? भाई 15-20 बच्चों में अगर मैंने बैच चालू कर दी तो मुझे लगता है कि मैं वो क्वालिटी नहीं दे पाऊंगा। तो बच्चे हो सकता है अभी 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए मेरे से नाराज हो जाएंगे, पर क्वालिटी नहीं दे पाया तो जीवन भर नाराज रहेंगे, वो नहीं करना है। तो ये मेरा प्रिंसिपल है। ऐसे एक सेबी ने बता रखा है कि अगर आप पहली बार पब्लिक इशू लेके आते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो आपको एटलीस्ट कितना सब्सक्रिप्शन चाहिए? 90%। 90% तक के शेयर्स तो आपके बिकने चाहिए। अगर नहीं बिकते हैं तो जितना पैसा आपने पब्लिक से ले लिया ना, उन बेचारों को वापस लौटा दो। तो कोई भी कंपनी क्या लौटाने में काम नहीं करती है, विश्वास नहीं करती है, क्योंकि कंपनी ने बहुत तैयारी करी होती है। पब्लिक इशू लाने में बहुत खर्चा हो जाता है कंपनी का। तो फिर मार्केट में क्या होते हैं, अंडर राइटर्स होते हैं, अभिगोपक होते हैं, जो कंपनी को गारंटी देते हैं कि आप शेयर इशू करो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हम कराएंगे। अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो जो भी कमी पेशी होगी हम पूरी करेंगे। तो वो हमसे बदले में दुआएं नहीं लेते हैं, वो हमसे बदले में कमीशन लेते हैं। क्या लेते हैं? और वो कमीशन अपन कैश में भी दे सकते हैं, और अगर हम चाहें, और वो भी चाहें, हमारी चाहने की बात नहीं है, वो भी चाहने चाहिए, अगर हम दोनों चाहें तो वो हमारी कंपनी के कमीशन के रूप में क्या ले सकते हैं? शेयर्स भी ले सकते हैं।
तो इसी कारण से मैंने आपको बताया कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को दो तरह से इशू करती है, एक तो इशू ऑफ शेयर फॉर कैश मतलब नकद के बदले अंशों का निर्गमन, और एक इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। कोई दिक्कत नहीं, उतार लिया इसको। क्यों नहीं बेचेंगे? उन्होंने बड़े बड़े वादे कर दिए, बेच नहीं पाए, तो वो उनको खुद को खरीदने पड़ेंगे। अगर वो नहीं बेच पाए तो वो खुद परचेस करेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं नकद के लिए अंशों का निर्गमन। हो गया साहब कंप्लीट। अब सुनना, अब इसमें हम सबसे पहले लेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। यहाँ पे अपन सबसे पहले अभी क्या पढ़ना चालू कर रहे हैं, हम सबसे पहले पढ़ना चालू करेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। अरे शेयर्स इशू करेंगे बोलो किसमें? कैश में। अरे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, ये बात समझ में आ गई। अब इशू ऑफ शेयर फॉर कैश का मतलब क्या होता है समझना, कि कंपनी नकद के बदले अंशों का क्या कर रही है? निर्गमन। कंपनी शेयर देगी और बदले में आपसे क्या लेगी? पैसा। अब बहुत ध्यान सुनो आप, एज पर कंपनी एक्ट 2013 कोई भी कंपनी शेयर अगर इशू करती है ना, तो वो दो प्राइस पर इशू कर सकती है। कितनी प्राइस पर? दो प्राइस पर। एक तो कर सकती है इशू एट पार, और एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है प्रीमियम पर। इशू एट प्रीमियम, बोलो ये समझ में आया? कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने अंशों को दो मूल्यों पर निर्गमित करती है, दो प्राइस पर, एक तो इशू एट पार पे और एक इशू एट प्रीमियम पे। अब सर ये इशू एट पार का मतलब और प्रीमियम का मतलब क्या होता है सुनना। अगर कोई कंपनी है, ठीक है ना, अगर कोई कंपनी है उसके शेयर का मूल्य 10 है, ये जो 10 रुपये है ना, मान लो ये अंकित मूल्य है, क्या है बोलो? इस अंकित मूल्य को अपन बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। अगर कोई कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू पर ही ऑफर करती है पब्लिक को लेने के लिए, किस वैल्यू पर ऑफर करती है? फेस वैल्यू पर ही। फेस वैल्यू पर ही ऑफर कर रही है पब्लिक को लेने के लिए, तो ये तो फेस वैल्यू है और ये ऑफर प्राइस है। क्या है बोलो? और इस ऑफर प्राइस को बोलते हैं अपन इशू प्राइस। क्या बोलते हैं अपन? इसे बोलते हैं निर्गमन मूल्य। क्या बोलते हैं? तो अगर किसी कंपनी का अंश निर्गमित हो रहा है अंकित मूल्य पर, बोलो किस पर? अंकित मूल्य पर ही निर्गमित हो रहा है, तो ऐसे निर्गमन को सम मूल्य पर निर्गमन कहते हैं, मतलब इशू एट पार कहते हैं। यह बताओ मतलब क्या हुआ। मान लो आप हो, एक ही शेयर लेना चाहते हो, तो आपने एक शेयर के दिए भी कितने? 10, उसका मूल्य भी कितना था? 10 ही था। तो 10 रुपये का आप उस कंपनी में 10 रुपये की पूंजी के मालिक बने, तो 10 रुपये की पूंजी का मालिक बनने के लिए आपने 10 रुपये ही चुकाए। जब भी कंपनी बंद होगी, बाइंड अप होगी ना, तो कंपनी आपको 10 रुपये ही देगी। कंपनी की लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? फेस वैल्यू की। कंपनी की लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? कंपनी का दायित्व हमेशा क्या होता है? फेस वैल्यू। मतलब कंपनी अपना दायित्व फेस वैल्यू को मानेगी।
कंपनी फेस वैल्यू ही आपको चुकाएगी। कंपनी बताओ क्या चुकाएगी आपको? फेस वैल्यू ही चुकाएगी। अरे बोलो समझ में आ रहा है आपको? इसमें कोई दिक्कत? देखो ये बहुत नॉर्मल है, इसको आप झेल पा रहे होंगे, इसको थोड़ा सा झेलना मुश्किल होगा। सुनो, मान लो एक कंपनी है जिसके अंश का अंकित मूल्य 10 है। अंकित मूल्य को अपन क्या बोलते हैं बेटा? फेस वैल्यू बोलते हैं, पता है ना आपको? अब 10 रुपये का अंश है, अगर 10 रुपये का शेयर है और मान लो मेरी कंपनी आपको इसको 15 रुपये में निर्गमित कर रही है, बोलो कितने में ऑफर कर रही है? 15 में। इसे बोलते हैं प्रीमियम पर इशू किया मैंने शेयर। बोलो किस पे इशू किया? प्रीमियम पे। क्या मतलब हुआ इसका? सुनो, मान लो आपको मेरी कंपनी में 10 रुपये का मालिक बनना है। मान लो आप चाहते हो कि यार रजत सर की कंपनी में हम 10 रुपये के मालिक बने, 10 रुपये का पूंजी में योगदान करें, तो 10 रुपये की पूंजी में योगदान करने के लिए आपको देने 15 पड़ेंगे। मतलब आप 15 रुपये दोगे, हम आपसे 15 रुपये लेंगे, पर आपकी कैपिटल 10 रुपये से बढ़ाएंगे। मतलब आपकी कैपिटल बिजनेस में कितनी मानी जाएगी? 10 ही मानी जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये तो नुकसान हो गया खड़े खड़े। भाई आपके जो सामने नुकसान है कि 15 रुपये दो, मालिक 10 के बनो, फिर भी आप उस नुकसान में भी आपको मजा आएगा, और मजा आएगा और आप काम करोगे और आप वाकई में कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। कैसे? मैं आपको समझा दूँ। जब हमको गरज होती है ना तो ये नुकसान फ़ायदा नहीं देखा जाता। कैसे? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं मान लो अक्षय कुमार का फर्स्ट शो देखने की मेरी आदत है, नियम बना हुआ है, ऐसा खतरनाक नियम बना हुआ है कि इसकी इंपॉर्टेंस मैं ही जानता हूँ। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता, तो हो सकता है आपको मेरी इस आदत से आपको मान लो हंसी आए, क्या कैसे पागल है यार, इतना भी क्या पागल होना पिक्चर देखने के चक्कर में। एक दिन मान लो फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं भी देखा तो कौन सा अपनी जान चली जाएगी, पर नियम है मेरा, मैं फर्स्ट डे क्या देखूंगा और फर्स्ट शो ही देखूंगा। अब मान लो अभी पिक्चर आई कौन सी है? पृथ्वीराज। अब मान लो मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, मैं फर्स्ट शो में गया, पीवीआर में गया, वहाँ पर मान लीजिए हाउसफुल, और मान लो एक बार के लिए शो मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखना है, तो पहला शो पीवीआर में 9 बजे का है और आइनॉक्स में कितने बजे का है? 9 बजे का ही है। मैंने अब तक सारी पिक्चरें, जब से मैंने होश समझा कि सिनेमाघर होता है, तब से मैंने अक्षय कुमार की फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, पर लेकिन 9 बजे वाला शो उस वक्त फुल था, एक भी जने ने मेरे को टिकट नहीं दी। मैंने हाथ पैर जोड़ लिए, मैं बोला सर मेरा ये नियम टूट जाएगा, मुझे नीचे बैठा के पिक्चर दिखा देना, मैं खड़े होकर पिक्चर देख लूँगा, आपकी सीट के जो पैसे हैं ना उसका 5 गुना आपको देने को तैयार हूँ, मुझे प्लीज़ आप क्या दे दो टिकट। मना कर दिया उन बेचारों ने, बोला नहीं यार सर हमारे रूल्स के खिलाफ है, आपका तो मजाक मस्ती हो जाएगी, हमारे ऊपर कोई इंस्पेक्शन करने आ गया, मेरी नौकरी चले जाएगी। तो मान लो वहाँ पर एक पर्सन था, है ना, मान लो नकुल जैसा एक पर्सन था, वो अकेला पिक्चर देखने आया था। तो मैंने बोला कि यार सर आपके लिए हो सकता है ये केवल पृथ्वीराज चौहान हो, पर मेरे लिए एक नियम है, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ, मैं आपका जीवन भर एहसान नहीं बोलूँगा। आधे घंटे बाद वापस शो चालू हो रहा है पीवीआर में, मैं चाहूँ तो अभी भी वो टिकट ले सकता हूँ, पर मेरा नियम टूट जाएगा सर। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आधे घंटे बाद क्या देख लेना, फिल्म देख लेना, और ये टिकट आप मेरे को दे दो, मैं आपको इस टिकट की जितनी वैल्यू ना उसका 5 गुना देने को तैयार हूँ। आप 10 गुना मांगोगे 10 गुना दे दूंगा। नकुल ने मान लो मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, 100 रुपये की टिकट थी, भाई ने मेरे से 500 रुपये लिए। कितने रुपये लिए? तो बताओ, मैंने 500 रुपये दिए, टिकट कितने की मिली? 100 की मिली। अब बताओ सीट तो मुझे, मैं मान लो मैं बैठा हूँ सीट पे, इधर आप बैठे हुए हो, इधर मान लो कोमल बैठी हुई है, इसमें 100 रुपये दिए, इसमें 100 दिए, पर मैंने कितने दिए? तो क्या मुझे अक्षय कुमार अलग से दिखेगा क्या? आप सोचो ना, कहीं मुझे उसके इफेक्ट क्या बाहर निकल के दिखेंगे क्या? जो आनंद इसको पिक्चर में आ रहा होगा, जो आपको आ रहा होगा, वही आनंद किसको आएगा? मेरे को आएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं पीवीआर वालों के माथे पड़ जाऊंगा कि भाई मैंने 100 रुपये के कितने रुपये दिए, ये गाना मुझे पसंद आया, इसको वापस चलाया जाए, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। उनका दायित्व है शो दिखाना। क्या दिखाना? उन्होंने शो दिखा दिया, आई बस में। अब बताओ मैंने 500 में लिया, तो बताओ मुझे वो लेकर भी आनंद आया कि नहीं आया? आया। ऐसे कंपनी है, मान लो बहुत रेपुटेड कंपनी है, आपको लगता है कि यार इस कंपनी को में 15 रुपये देके अगर 10 का मालिक बन रहा है, बन जाओ। अरे 15 रुपये देके अगर कितने का मालिक बनना है, बन जाओ ना, क्या हर्ज है? तब भी फायदा है, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। हमारी जो अभी 5 रुपये हमारे जो ज़्यादा लग रहे हैं ना, वो तो हमको प्रॉफिट के रूप में वैसे मिल जाएंगे। अगर आपको फिल्म वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। आप सब उदयपुर के, सारे लोग उदयपुर के। उदयपुर में सबसे फेमस मिठाई की दुकान है जेएमबी मिष्ठान भंडार, उदयपुर की सबसे फेमस मिठाई की दुकान है। अगर अपने को मान लो, ऐसे तो बहुत मिठाइयों की दुकान है, नागदा मिष्ठान भंडार भी है, श्री राम मिष्ठान भंडार भी है, भोले मिष्ठान भंडार भी है, पर एक तो जेएमबी, हम मान लो आपके घर पे एक तो जेएमबी का डिब्बा आया हुआ है, एक भोले का आया हुआ है। किसका? एक भोले का और एक नागदा का। 3 जगह के आपके डिब्बे आए हुए हैं, तीनों फर्में अच्छी है। आप बताओ डिब्बा वाला कौन सा खोलोगे? सीधी सी बात है, आपके मन में साइकोलॉजी है कि यार ये जेएमबी की मिठाई है, मतलब बहुत अच्छी मिठाई है, बहुत बड़ी दुकान है, उदयपुर की सबसे फेमस दुकान है। अब मान लो जेएमबी दुकान जो है पूरी, वो मालिक मान लो दुकान से रिटायरमेंट लेना चाहता है।
2 बच्चे हैं भाई के, दोनों बच्चे फॉरेन में सेट हो गए, उनको मिठाई वाला नहीं बनना। आई बस में। अब मालिक है ना 50 लाख की दुकान है, कितने लाख की दुकान है, दुकान की कीमत मात्र कितनी है, अब वो 50 लाख की दुकान मालिक अपने को 60 लाख में बेचने को क्या है तैयार। दिल से बताओ आप लोग लोगे कि लोगे, क्यों 10 लाख ज़्यादा क्यों दे रहे हो 50 लाख की चीज़ के, प्रॉफिट हो जाएगा ना सर। चीज़ 50 लाख की है, 60 में मिल रही है तो भी नुकसान का सौदा नहीं है। मैं तो कहता हूँ 70 में मिले तो भी नुकसान का सौदा नहीं है। अपने 70 दिए, मालिक 50 लाख के बन रहे हैं, दुकान की कीमत कितने लाख है, पर उसको उस कीमत का मालिक बनने में देने 70 पड़ रहे हैं। तो जो 20 लाख हमारे अतिरिक्त लग भी रहे ना तो भी गम नहीं है, क्योंकि हम इतना तो प्रॉफिट कमा लेंगे। तो इसे बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं, आई बात समझ में। तो अगर आपने किसी कंपनी के 15 रुपए दिए शेयर के और मालिक कितने का बने, तो कंपनी का दायित्व कितना रुपए रहेगा, कंपनी शेयर कैपिटल आपकी कितने से मानेगी, और ये जो 5 रुपए आपने अतिरिक्त दिए ना ये प्रीमियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंदर की बात है, इस प्रीमियम का डायरेक्ट बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, पर इस प्रीमियम का भी बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, वो भी इनडायरेक्ट। तो ये प्रीमियम का उपयोग मैं आपको बताऊंगा, प्रीमियम के बहुत सारे उपयोग होते हैं। ये सब आपके काम क्या क्वेश्चन से थियरी के, आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत, श्योर। हाँ, जब कंपनीज एक्ट 1956 चला करता था ना, तब कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर भी इशू करती थी। पर जब से कंपनी अधिनियम 2013 आ गया ना, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कॉमन पब्लिक को नहीं करती है, सामान्य जनता को डिस्काउंट पर इशू नहीं करती है। हाँ, कंपनी अपने संचालकों को, संचालक मतलब डायरेक्टर्स को, अपने प्रमोटर्स को, अपने एम्प्लॉइज को डिस्काउंट पर शेयर इशू कर सकती है, और ऐसे शेयर्स को स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मैं आगे लिखवाऊंगा। पर अभी आपको क्या मानना है, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को कितनी प्राइस पर इशू करती है, 2, एक तो इशू एट पार और एक इशू एट प्रीमियम। बोलो इतना आया, शाबाश, उतारो। Happy birthday. हो गया साहब, आगे बढ़े। अब लगाओ हेडिंग आप इशू ऑफ शेयर एट पार। अब आप लगाओगे हेडिंग इशू ऑफ शेयर एट पार। इशू ऑफ शेयर एट पार हिंदी में लिख दिया आप, सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन, सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। इशू ऑफ शेयर्स एट पार हिंदी में आपको लिखना है सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। इशू ऑफ शेयर्स एट पार हिंदी में लिखेंगे आप सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। अब आप इसमें लिखो, जब कोई कंपनी, अब आप इसमें लिखेंगे जब कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन, जब कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन, जब कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य पर कर देती है, जब कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य पर कर देती है, जब कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य पर कर देती है, तो ऐसे निर्गमन को, जब कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य पर कर देती है, जब कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य पर कर देती है, तो ऐसे अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर निर्गमन कहलाता है। जब कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर कर देती है, तो ऐसे अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर निर्गमन कहलाता है। तो ऐसे अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर निर्गमन कहलाता है। ऐसे अंशों का निर्गमन बोलो सब क्या कहलाता है, सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन कहलाता है। जैसे कि सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन कहलाता है, सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन कहलाता है, जैसे कि
10 रुपए के अंकित मूल्य वाले अंश का निर्गमन, जैसे कि 10 रुपए अंकित मूल्य वाले अंशों का निर्गमन, 10 रुपए अंकित मूल्य वाले अंशों का निर्गमन 10 रुपए में करना, जैसे कि 10 रुपए अंकित मूल्य वाले अंशों का निर्गमन 10 रुपए अंकित मूल्य वाले अंशों का निर्गमन 10 रुपए में करना, 10 रुपए अंकित मूल्य वाले अंशों का निर्गमन 10 रुपए में करना। इंग्लिश में अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं व्हेन कंपनीज इशू ऑफ शेयर एट फेस वैल्यू आर कॉल्ड एज इशू एट पार, व्हेन ₹10 फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशू एट ₹10 आर कॉल्ड एज इशू एट पार। ओके, ये आपको समझ में आ गई बात। अब आप सुनो, देखो ये तो आपको पता चल गया भाई यार 10 रुपए का शेयर है और मान लो कितने में इशू हो रहा है 10 में, इससे अपन बोलते हैं इशू एट पार। अब बताओ ये ना ये जो 10 रुपीज़ ना बेटा, ये 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है, क्या है बोलो, और ये जो 10 रुपीज़ है ना ये 10 रुपीज़ इशू प्राइस है, क्या है बोलो। तो बताओ हम पब्लिक से क्या लेंगे, ये बात तो मानते हो, हमको तो जनता से इशू प्राइस देनी है। तो सुनिएगा, ये जो इशू प्राइस है ना इसे लेने के 2 तरीके होते हैं। अब इसे लेने के कितने तरीके होते हैं, 2। ये इशू प्राइस पब्लिक से मांगनी है ना, तो इसको लेने के कंपनी के पास में 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 2। तरीका नंबर 1, या तो ये अमाउंट लिया जा सकता है लमसम, या तो आप लमसम अमाउंट रिसीव करोगे, या तो आप लमसम अमाउंट बोलो क्या करोगे, रिसीव। लमसम का मतलब होता है एक साथ ले लेना, समझ गए मेरी बात। या आप इंस्टॉलमेंट अमाउंट लोगे, समझ गए। इशू प्राइस कलेक्टेड ऑन इंस्टॉलमेंट, या फिर आप लमसम, या तो लमसम लेंगे या इंस्टॉलमेंट लेंगे। अरे बोलो ये समझ में आ गया, श्योर, पक्की बात, इसको उतार लिया। लिख दिया आपने। अब सुनो मेरे बच्चों ध्यान से, if lump sum amount received by company, if lump sum amount received by बोलो क्या, कंपनी। अगर कंपनी लमसम अमाउंट रिसीव कर देती है, इफ लमसम अमाउंट रिसीव बाय कंपनी, अगर कंपनी को इकट्ठा अमाउंट मिल रहा हो। सुनो, अब मान लो मैं कंपनी हूँ, अपने को एंट्री कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखनी है। आप लोग जब कंपनी के शेयर्स लोगे तो उसका एक प्रोसेस होता है। आप कंपनी के शेयर्स लोगे तो आपको आवेदन करना होगा, अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी। क्या भरनी पड़ेगी? अगर कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पर आपसे पूरे पैसे एक साथ ले लेवे, पूरा पैसा अगर कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पे आपसे ले लेवे तो उसे बोलते हैं लमसम। क्या बोलते हैं, समझ गए। अब मान लो मुझे एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, क्या हो रही है, रिसीव। भाई अब बताओ क्या सारी एप्लीकेशन एक ही दिन आ जाएगी क्या? कोई आज आवेदन करेगा, कोई कल करेगा, कोई परसों करेगा, कोई तरसों करेगा, और एप्लीकेशन खुला हुआ है 1 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? तो 1 महीने में हर दिन पैसे आएंगे। अरे 1 महीने में हर दिन पैसे आएंगे, तो जब जब पैसे आएंगे ना तब मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, देखो ध्यान से सुनना, मुझे बैंक अकाउंट बोलो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। बोलो ये समझ में आया? अरे बोलो आया। अब बात आती है कि मैं क्रेडिट किसको करूँगा। सुनो, अब ये पैसा आया, अब ये जो भी पैसा आ रहा है उसे कंपनी क्या मानेगी, लाइबिलिटी। क्या मानेगी, लाइबिलिटी। और इसके लिए कंपनी एक अस्थायी खाता ओपन करेगी जिसका नाम है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या नाम है? और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगी एज अ लाइबिलिटी, एज अ लाइबिलिटी। तो बताओ शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट।
क्या बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट बोलो क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट अपना क्रेडिट होगा। बोलो ये समझ में आया? अरे इसमें कोई दिक्कत है क्या? श्योर पक्का? तो मतलब बैंक बैलेंस बढ़ा, एप्लीकेशन पेड हुआ, आज आएगा तो भी ये एंट्री होगी, कल पैसे आएंगे तो भी ये होगी, परसों आएंगे तो भी होगी, तरसों आएंगे तब भी यही होगी, जब तक पैसे आएंगे तब तक ये एंट्री होती रहेगी। अरे बोलो आप समझ में आ गया? अब ये एंट्री बताऊँ कैसे होती है? इस एंट्री को करने के लिए क्या करना होगा, जो भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई, नंबर ऑफ शेयर बोलो क्या, अप्लाई, मतलब जितने शेयर्स पब्लिक क्या करेगी, अप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप इशू प्राइस से। अरे बोलो किससे? अरे बोलो समझ में आया? भाई को 10,000 के लिए अप्लाई कर रहा है तो 10,000 इंटू 10, 5,000 के लिए कर रहा है तो 5,000 इंटू 10, 6,000 के लिए कर रहा है तो 6,000 इंटू 10। अरे बोलो आया? अब मान लो एप्लीकेशन क्लोज हो गई, आज एप्लीकेशन का आखिरी दिन था, अब ये सब पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, कैपिटल तो लिखा है, एप्लीकेशन आएगा। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, यहाँ पे आएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलो यहाँ पे क्या आएगा? अरे बोलो समझ में आ गया? अब ये पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन में। अब क्योंकि जो लोग कंपनी के शेयर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं वो कंपनी में कैपिटल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, और ये कैपिटल नॉर्मल कैपिटल नहीं होती है, शेयर कैपिटल होती है। क्या होती है? तो अपने को इस अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा किसमें, शेयर कैपिटल में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में। तो अपने को एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी, और यहाँ मैं एंट्री पास कर रहा हूँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे अपन। अरे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, और साथ में टू शेयर कैपिटल अकाउंट बेटे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ गए? और ये एंट्री कैसे होगी, जो भी हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हम जितने अलॉट करेंगे, जितने क्या करेंगे, अलॉट, जितने अलॉट करेंगे, ध्यान सुनना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन फेस वैल्यू से। बोलो किससे? हम इसको मल्टीप्लाई बोलो किससे करेंगे, फेस वैल्यू से। अब सुनो, अभी हम पार पढ़ रहे हैं प्रीमियम, तो यहाँ पे तो इशू प्राइस और फेस वैल्यू दोनों बराबर होगी, तो पंगा ही नहीं है। प्रीमियम में इशू प्राइस अलग होगी और फेस वैल्यू, समझ में आई बात? फिर सुनो, अप्लाई शेयर अलग होते हैं और अलॉटेड अलग होते हैं। इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैं हूँ, कहा गया उधर, चलो निकाल निकाल। मान लो मैं हूँ, मैंने आपको ऑफर दिया 10,000 शेयर्स के लिए। कितने के लिए? ये जरूरी है क्या जितने ऑफर दूंगा आप उतने ही परचेज कर लेंगे? भाई 3 कंडीशन हो सकती है, मैंने जितने शेयर्स का ऑफर दिया आप उतने ले लोगे, जिसका चांसेस नहीं के बराबर है। एग्जिट होना होता है भाई, मैं 10,000 का ऑफर लेके आया और किस्मत देखो 10,000 ही आवेदक आए, ऐसा होगा क्या? फिर मान लो हो जाएगा। सेकंड, जितने का मैं ऑफर लेके आया उससे कम आवेदक आए, ऐसा होने की संभावना है। मैंने आपको 10,000 शेयर का ऑफर दिया, आवेदक 9,000 ही है, तो अब बताओ आवेदक 9,000 आए, आवेदक कितने आए, कितने आए? तो यहाँ पे 9,000 से इशू प्राइस मल्टीप्लाई होगी। अरे बोलो यस और नो? और अपन जब आवेदक ही 9,000 आए तो शेयर भी कितने देंगे, तो अलॉटेड में 9,000 हो जाएंगे। अरे अलॉटेड में कितने हो जाएंगे? तीसरा केस, मैंने 10,000 शेयर्स के लिए आपको आवेदन दिया, मतलब आपने आवेदन, मैंने आवेदन के लिए आपसे मांगे, 15,000 आवेदक आ गए, अप्लाई कितने किया, मैंने ऑफर कितना दिया, और आवेदन कितने आए, तो एप्लीकेशन तो 15,000 से मिलेगी ना मुझे। अरे एप्लीकेशन कितने से मिलेगी, पर मेरे पास शेयर थे कितने, तो मैं पब्लिक को दे भी 10,000 ही सकता हूँ, तो मैं कैपिटल में कितने से ट्रांसफर करूंगा, 10,000। तो सर जो 5,000 आवेदन आपके पास ज़्यादा आ गए उसका आप क्या करोगे, तो उस पैसे को मैं लौटाऊंगा, उस पैसे को मैं रिटर्न करूंगा, उस पैसे को मुझे लौटाना पड़ेगा। अरे बोलो मेरे बच्चों समझ में आया क्या? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? विपिन सर कंपनी के प्रकार ये सब पढ़ा दी ना आपने, पब्लिक प्राइवेट 1% कंपनी ये सब? हाँ तो भी पढ़ा देना इनको, सहायक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी सब पढ़ा देना, बिजनेस का पार्ट है वो, बिजनेस का पार्ट है, पढ़ा देना, पढ़ा देंगे, बहुत अच्छा पढ़ा देंगे। बोलो ये समझ में आ गया? अरे इसमें कोई दिक्कत? श्योर? इसको उतारो जल्दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
कर लिए। अब देखो यहाँ, देखो यहाँ, अब देखो यहाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कॉमा शेयर कैपिटल अकाउंट कॉमा बैंक अकाउंट। यहाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कॉमा शेयर कैपिटल अकाउंट एवं बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कॉमा शेयर कैपिटल अकाउंट एवं बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। ये व्यक्तिगत खाता है। क्वेश्चन आया सकता है एग्जाम में कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो ये हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। कैपिटल भी पर्सनल, बैंक भी पर्सनल। ठीक है साहब बच्चों, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग वापस से कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद। इनिशियल पब्लिक ऑफर